गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम एग्रीकल्चर क्लास का एक जैव रसायन चैप्टर है उस पे चर्चा करने वाले हैं। यानी कि मैंने साइंस मैथ वाली क्लासें काफी डाली हैं, लेकिन ये मेरा पहला ही वीडियो है एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए। तो जितने भी हैं आपके जानकार उन सबको बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो यहाँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम पहला जो चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे वो है जैव अणु, यानी कि जैव रसायन भी बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। तो ये जैव अणु या जैव रसायन क्या होते हैं? आपको पता है जितने भी जीव होते हैं उनकी कोशिका में यानी कि ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो कुछ मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है और उससे क्या होगा, उसमें ऊर्जा का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे अपने बात करते हैं तो वो अणु कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में लिपिड, और यहाँ पे इसी तरह से यानी कि विटामिन, वसा, हार्मोन, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। यानी कि इन अणुओं के द्वारा क्या होता है, जैविक क्रियाओं में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जैव अणु किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन, यानी जैव रासायनिक क्रियाओं में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड, वसा, हार्मोन आदि भाग लेते हैं। इन जटिल अणुओं को जैव अणु कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो जैव अणु लेने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, यानी एक तो कार्ब और फिर क्या है हाइड्रेट। हाइड्रेट यानी कि यहां पर देखो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलकर के बना होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है? 1:2:1 होता है। यानी कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है? C/H2O। यानी कि सिंपल सी यदि बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन की अपेक्षा हाइड्रोजन की संख्या जो है वो क्या होती है? दुगुनी होती है। क्या होगी? दुगुनी। तो यहाँ पे अपने डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की। क्या डेफिनेशन बोलेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर के बने यौगिक जिनमें इनका अनुपात 1:2:1 हो वह इनका सामान्य सूत्र क्या है? CH2O हो, तो वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे अपने बात करते हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र सभी को पता होगा, क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे देख लो, इसको अनुपात में कन्वर्ट करें ना ग्लूकोज को, तो 6:6 तो यानी कि 1:2:1 आ रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो अपने बोलेंगे कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ये बात अच्छे से याद रखनी है। क्या रखना है इसमें कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं होते? कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। क्या याद रखना आपको कि मैंने पहले आपको ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या होता है? 1:2:1 होता है। लेकिन अभी आपको याद रखने वाली बात क्या है कि कुछ यौगिक हैं वो ऐसे होंगे जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होगा, लेकिन वो क्या नहीं होंगे? कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है। यदि आप लोग अनुपात में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आएगा अपने पास? 1:2:1 आएगा। क्या ये कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं, ये फार्मेल्डिहाइड। क्या है? फार्मेल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCHO होता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितनी है? 1 है। अनुपात क्या हो गया? 1:2:1 हो गया। तो यहाँ पे ये भी यानी कि इसके अनुपात के नियम की तो क्या कर रहा है? पालना कर रहा है, लेकिन क्या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात देखो क्या है कि कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य नियम की पालना नहीं करते, यानी कि उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:2:1 नहीं होता, फिर भी वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट पॉली कार्बोहाइड्रेट है ये, जिसका नाम होता है रेमनोस। क्या होता है? रेमनोस। और रेमनोस का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O5 होता है। क्या यहाँ पर अनुपात के नियम की पालना हो रही है? नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है।
तो आपको क्या याद रखना है, यानी कि सभी यौगिक हैं जो 1:2:1 के नियम की जो पालना करेंगे वो क्या नहीं हो सकते, कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकते। और कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जो इस नियम की पालना तो नहीं करते लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आपके पहली जो बात ध्यान में रखने वाली है सामान्य जो जानकारी के तौर पे तो यही थी कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होती है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। अब उसके बाद में देखो बेसिक जानकारी प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को मैं शॉर्ट में CBC प्रदर्शित करता हूं। क्या बन गया कार्बोहाइड्रेट का, शॉर्ट में लिखना है। कार्बोहाइड्रेट को अपने मुख्य रूप से कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो गया, मोनोसेकेराइड हो गया, ओलिगोसेकेराइड हो गया और पॉलीसेकेराइड हो गया। अब मोनोसेकेराइड की क्या विशेषता होगी, मोनोसेकेराइड जो होते हैं इनका जल अपघटन नहीं होता, जल अपघटन नहीं होता। यानी इस बात का अर्थ क्या है, यदि कोई भी मोनोसेकेराइड है उसको जल अपघटित किया जाएगा तो वो सरल अणुओं में विघटित नहीं होगा। जैसे मान लो कि अपने पास मोनोसेकेराइड का एग्जांपल पूछ लिया आपके पास, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। क्या, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। इनको यदि जल अपघटित किया जाएगा तो ये सरल अणुओं में विभाजित नहीं होंगे। अब दूसरा कौन सा है, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड की क्या विशेषता है कि ये पहली बात तो यहाँ पर मोनोसेकेराइड है वो क्या नहीं हो रहा था, जल अपघटित नहीं हो रहा था। लेकिन क्या होता है कि यदि ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन करवाया जाता है, इसका क्या करवाया जाता है, जल अपघटन। जल अपघटन करवाने पर इसमें से यानी कि ओलिगोसेकेराइड जो है वो 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां देते हैं। किसमें टूट जाते हैं, मोनोसेकेराइड में। तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाए ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करवाने पर 2 से 10 तक की मोनोसेकेराइड इकाइयों के अंदर क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे कोई भी ओलिगोसेकेराइड है और उसका जल अपघटन करवाया, और जल अपघटन करवाने पर कितने, 2 प्रकार यानी कि 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां बन गई। कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयां बन गई, 2। तो उसको हम बोलेंगे क्या, डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। इसी तरह यदि 3 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइसेकेराइड। 4 यदि होती है तो वो क्या हो जाएगा, टेट्रासेकेराइड हो जाएगा। तो इसी तरह अपने एक सिंपल एग्जांपल है जो बार बार पूछा जाता है, सुक्रोज का। किसका पूछा जाता है, सुक्रोज का। एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुक्रोज के जल अपघटन की अभिक्रिया लिखो। किसकी अभिक्रिया लिखो, सुक्रोज के जल अपघटन की अभिक्रिया। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। और इसका क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। तो इसका मैंने करवा दिया जल अपघटन, तो ये जल अपघटन करवाया। जल अपघटन करवाने पे क्या होगा कि ये वो विघटित हो जाएगा। क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी कि 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों में टूट जाएगा। एक तो क्या बन जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगी, और दूसरी क्या बन जाएगी, फ्रैक्टोज बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, फ्रैक्टोज। तो ये क्या था, अपना डाइसेकेराइड था। डाइसेकेराइड का हमने क्या करवाया, जल अपघटन करवाया। तो जल अपघटन करवाने पे अपने क्या 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां वो क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इसको हम अपने क्या बोल देंगे, डाइसेकेराइड बोल देंगे। नेक्स्ट बात देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये ग्लूकोज है और ये फ्रैक्टोज है, दोनों का सूत्र समान है, यानी कि ये C6H12O6 है, ये भी C6H12O6 है, लेकिन मैं एक को तो ग्लूकोज बोल रहा हूँ और दूसरे को क्या बोल रहा हूँ, फ्रैक्टोज बोल रहा हूँ। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये होता है जी कि जो ग्लूकोज जो होता है ना, इसमें क्रियात्मक समूह है कौन सा होता है, CHO होता है, जबकि इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन सा होता है, कीटोनिक समूह होता है। कौन सा होता है, कीटोनिक समूह होता है।
तो इन दोनों में क्या होता है, संरचना सूत्र में इन दोनों में क्या होगा, अंतर होगा, लेकिन अणु सूत्र दोनों का क्या होता है, समान होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब तीसरे प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट अपने पास है उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहले तो सिंपल बात है, इसकी डेफिनेशन की करने वाले हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करवाने पर असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयां क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। क्या होती है, असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। अब देखो पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम्पल। तो इसका एग्जांपल देखो, एक तो क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। दूसरा जंतुओं में पाए जाने वाला क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, ग्लाइकोजन। तीसरा क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। ये सब के सब क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, और इनका जल अपघटन करवाने पे बहुत सी संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयां वो क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, यानी कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, अभी तक जितना बढ़ा उसमें। तो कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन सा, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होते हैं उनके एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, ये क्या हो गया, मोनोसेकेराइड हो गया। दूसरी खास बात मोनोसेकेराइड की क्या होती है कि मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता, यानी कि अर्थात ये सरल अणुओं के अंदर नहीं टूटता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है कि इसका जल अपघटन होता है, और जल अपघटन करवाने पर 2 से लेकर के 10 तक की मोनोसेकेराइड इकाइयां अपने को प्राप्त होती है। और जिसका एग्जाम्पल हमने बात की थी किसकी, सुक्रोज की। यदि सुक्रोज का जल अपघटन हम करवाते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। तीसरा हमने पढ़ा था किसको, ओलिगोसेकेराइड को। तो ओलिगोसेकेराइड सॉरी पॉलीसेकेराइड को। पॉलीसेकेराइड जो है इनका जल अपघटन करवाने पे क्या होती है, बहुत सी मोनोसेकेराइड इकाइयां क्या होंगी, प्राप्त होंगी। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है कि जितना अभी मैंने आपको बताया, और इसके साथ साथ आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। जिसको नोट्स की यदि आवश्यकता हो तो चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या है, नोट्स है वो क्या उसके प्राप्त हो सके। धन्यवाद।